अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने सेल को स्टार्ट किया था। तो जो पहला टॉपिक हमने देखा था सेल में, दैट इज़ द सेल थ्योरी। फिर हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जाना था। लास्ट में हम पूछे थे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस पर। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन से। तो आज हम देखेंगे, आज हम स्टार्ट करेंगे प्लाज्मोलाइसिस से। मेरे पास एक सॉल्यूशन है, इफ़ आई हैव ए सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट जो है, जिसमें सॉल्यूट जो है, सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा है और सॉल्वेंट जो है, सॉल्वेंट कम है, यानी कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अगर मैं इस सॉल्यूशन में सेल को प्लेस करूं, यानी कि सेल को मैं इस सॉल्यूशन में रखूं, तो सेल में जो है वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है। अब इन दिस केस इट्स अ कंडीशन ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है ये। इस केस में क्या होगा, ये जो सेल है, सेल वाटर को लॉस करेगी, सेल वाटर को लॉस करेगी। जब सेल वाटर को लॉस करेगी और सेल जो है ये श्रिंक हो जाएगी, यानी कि सेल सुकड़ जाएगी, सेल का जो साइज है वो कम होता जाएगा इन केस ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब अगर मैं सेल की बात करूं, सेल में सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होता है यूजुअली, ठीक। अब जब ये सेल अपना पूरा वाटर जो है अंडर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, अगर ये सेल पूरा वाटर लॉस करेगी, तो सेल का जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस वगैरह ये श्रिंक हो जाएगा, ये सिकुड़ जाएगा अगर सेल ने अपना पूरा जो है वाटर लॉस किया। इस कंडीशन को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। यानी कि प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, इट इज द, यहाँ पर मैं लिखूंगा, इट इज द shrinkage of the living material of the cell under hypertonic solution। यानी कि अगर मैं सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखूं और सेल ने अपना पूरा जो वाटर है, पूरा जो पानी है उसको लूज किया, सेल का जो लिविंग मटेरियल यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस वगैरह ये श्रिंक हो जाएगा, ये सिकुड़ जाएगा। इस कंडीशन को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। लेकिन जब ये लिविंग मटेरियल श्रिंक हो जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस वगैरह श्रिंक हो जाएगा, इसका साइज डिक्रीज होगा, लेकिन एक चीज है जो सेल वॉल है, सेल वॉल विल मेंटेन द शेप ऑफ द सेल इन केस ऑफ प्लाज्मोलाइज्ड सेल। प्लाज्मोलाइसिस तो होगी, लेकिन सेल वॉल जो है, सेल वॉल अपनी जगह बरकरार रहेगी। सेल वॉल जो है सेल की शेप को चेंज नहीं होने देगी इन केस ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और इन केस ऑफ प्लाज्मोलाइसिस। हाउएवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जो है उसका साइज बहुत कम हो जाएगा जब ये पूरा वाटर, पूरा पानी जो है ये सेल लूज करेगी, लेकिन सेल वॉल अपनी जगह बरकरार रहेगी, क्योंकि सेल वॉल इज अ नॉन लिविंग मटेरियल और बाकी जो है, बाकी लिविंग मटेरियल ऑफ द सेल वो श्रिंक हो जाएगा, वो सिकुड़ जाएगा, ठीक। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। ये था प्लाज्मोलाइसिस, यानी कि और मैं एक पॉइंट यहाँ पर ऐड करूंगा। हमने लिखा इज द श्रिंकेज ऑफ लिविंग मटेरियल ऑफ द सेल अंडर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। यहाँ पर इफ इन केस ऑफ hypertonic solution the cell loses its whole water content the cell is said to be plasmolized। ये था प्लाज्मोलाइसिस। यानी कि अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल को हम रखेंगे, अगर उसने पूरा जो है अपना पानी लॉस किया, तो हम बोलते हैं सेल जो है इसका लिविंग मटेरियल श्रिंक हो जाएगा। ये जो सेल है ये प्लाज्मोलाइज्ड सेल है, अब जब इसने अपना पूरा जो है पानी लॉस किया। नाउ मूविंग ऑन,
अगर मैं इस प्लाज्मोलाइज्ड सेल को लाऊंगा, प्लाज्मोलाइज्ड सेल को अगर मैं लाऊंगा और एक सोल्यूशन में रखूंगा, यानी कि वो सोल्यूशन कैसा है, सोल्यूशन में जो है सॉल्यूट कम है और सॉल्वेंट जो है सॉल्वेंट ज्यादा है, या वाटर जो है वाटर की मात्रा ज्यादा है, वाटर का अमाउंट ज्यादा है। अब इस सोल्यूशन में सॉल्यूट कम है, सॉल्वेंट या वाटर ज्यादा है। अगर मैं इस प्लाज्मोलाइज्ड सेल को लाऊंगा, इस सोल्यूशन में रखूंगा, यानी कि ये जो प्लाज्मोलाइज्ड सेल है जिसका लिविंग मटेरियल श्रिंक हो चुका है, नाउ दिस प्लाज्मोलाइज्ड सेल विल एब्जॉर्ब वाटर। ये जो प्लाज्मोलाइज्ड सेल है ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, यानी कि एंड ऑस्मोसिस होगा। नाउ दिस प्लाज्मोलाइज्ड सेल विल रिगेन इट्स शेप, ये अपनी शेप जो है दोबारा लेगी ये सेल जब इसको मैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखूंगा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यानी कि जिसमें सॉल्यूट कम होता है, सॉल्वेंट या वाटर ज्यादा होता है, इसको हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जब मैं सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखूंगा प्लाज्मोलाइज्ड सेल को, दिस प्लाज्मोलाइज्ड सेल विल गेन वाटर। जब ये वाटर को गेन करेगा इट विल रिगेन इट्स शेप, ये सेल अपनी शेप जो है रिगेन करेगी। जब ये रिगेन करेगी अपनी शेप को, ये प्लाज्मोलाइज्ड सेल, हम इसको इस कंडीशन को बोलते हैं डीप्लाज्मोलाइसिस। डीप्लाज्मोलाइसिस यानी कि डीप्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, जब मैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखूंगा, ये जो सेल है ये अपना ये वाटर जो है एब्जॉर्ब करेगी फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड दिस प्लाज्मोलाइज्ड सेल विल रिगेन इट्स शेप। इस कंडीशन को हम बोलते हैं डीप्लाज्मोलाइसिस। नाउ आई विल राइट डाउन हियर डीप्लाज्मोलाइसिस। डीप्लाज्मोलाइसिस, डीप्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, if in case the plasmolized cell is placed in hypotonic solution, the cell will regain its whole water content. The cell will absorb its whole water content and will regain its shape called deplasmolysis. क्लियर, ये था प्लाज्मोलाइसिस और डीप्लाज्मोलाइसिस। नाउ मूविंग ऑन, अब हम जानेंगे सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल मैंने आपको बोला, सेल वॉल जो है इट इज अ नॉन लिविंग आउटर कवरिंग ऑफ द सेल इन केस ऑफ प्लांट्स, फंजी एंड बैक्टीरिया। ये जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल कुछ ही ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। In most of the organisms, outer covering is formed by the plasma membrane. However, in some cases like plants, fungi and bacteria, plants, fungi और बैक्टीरिया जो होते हैं, इनके जो सेल्स होते हैं, इनके सेल्स में आउटर कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। नाउ अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे, जो प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल में सेल वॉल बना हुआ होता है सेलुलोज का, यानी कि सेलुलोज जो है जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लिपिड्स और प्रोटीन्स बनाते हैं, ऐसे ही सेल वॉल को प्लांट सेल में कौन बनाता है, सेलुलोज। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट फंजाई, फंजाई में जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है, Similarly, in case of bacteria, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है इट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है सेल वॉल इन केस ऑफ बैक्टीरिया। अगर मैं सेल वॉल की फंक्शन की बात करूंगा, अभी आपने देखा जब मैंने सेल को प्लेस किया था हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, जब मैंने सेल को
प्लेस किया था, पुट किया था। यानी कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन यानी कि जब सॉल्यूट ज़्यादा होता है, सॉल्वेंट या वाटर कम होता है एक सोल्यूशन में, इसको हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन। जब मैं सेल को प्लेस करूंगा हाइपरटोनिक सोल्यूशन, द सेल में जो वाटर है वो ज़्यादा होता है, सेल जो है वाटर अपना लूज करेगी। जब सेल अपना वाटर लॉस करेगी, ये जो सेल है इट विल गेट श्रिंक्ड, ये प्लाज्मोलाइज्ड। अब अगर सेल ने पूरा जो है पानी लॉस किया, ये जो सेल है ये प्लाज्मोलाइज्ड सेल कहलाएगी। इन केस ऑफ प्लाज्मोलाइज्ड सेल, इन केस ऑफ प्लाज्मोलाइज्ड सेल, ये जो सेल है सेल का लिविंग मटेरियल श्रिंक हो जाएगा, लेकिन ये जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल विल मेंटेन द शेप ऑफ प्लाज्मोलाइज्ड सेल। सेल वॉल जो है इसकी शेप को बरकरार रखेगी इस प्लाज्मोलाइज्ड सेल को। यानी कि जब प्लाज्मोलाइसिस होती है, लिविंग मटेरियल श्रिंक होता है, हाउएवर सेल वॉल जो है अपनी जगह पे इस सेल की शेप को बरकरार रखेगी। इट इज द फर्स्ट एंड प्राइमरी फंक्शन ऑफ सेल वॉल। नाउ नेक्स्ट फंक्शन ऑफ सेल वॉल अगर हम देखेंगे, अगर मैंने इस सेल को अब हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखा, यानी कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन यानी कि सोल्यूशन में वाटर या सॉल्वेंट ज्यादा है और सोल्यूट जो है सोल्यूट की मात्रा सोल्यूशन में कम है। नाउ इफ आई टेक दिस सेल एंड पुट इट और प्लेस इट इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन, द सेल विल एब्जॉर्ब वाटर। जब ये सेल एब्जॉर्ब करेगा वाटर, ये सेल अगर इस सेल ने बहुत ज्यादा पानी एब्जॉर्ब किया, now the water will exert pressure on the outer walls of the cell। ये water जो है ये pressure लगाएगी on the outer walls of the cell। जो अब जब सेल में बहुत ज्यादा पानी है, ये पानी outer walls पर pressure लगाती है, in this case सेल में burst, सेल जो है सेल फट सकती है, सेल burst हो सकती है, लेकिन सेल वॉल जो है सेल वॉल exerts equal and opposite pressure on the water molecules। इसलिए सेल जो है सेल burst नहीं होती है because of cell wall। यानी कि under hypotonic solution when the cell absorbs much and much water, जब सेल बहुत ज्यादा वाटर को जो है एब्जॉर्ब करती है, ये जो वाटर है it exerts pressure or force on the outer walls of the cell। However the cell wall exerts equal and opposite pressure on the water molecules known as wall pressure। in this case ये जो सेल है burst नहीं होती है। यानी कि अगर सेल वॉल नहीं होता सेल में burst under hypotonic solution, यानी कि सेल वॉल जो है it prevent cell from bursting under hypotonic solution। This is the second function of cell wall। now third function of cell wall, ये जो cell wall है it provides rigidity और turgidity to the cell। यानी कि ये जो सेल वॉल होती है ये रिजिड या टर्जिड बनाती है प्लांट सेल को इन पर्टिकुलर। अगर हम प्लांट सेल की बात करेंगे, प्लांट की जो बॉडी होती है हार्ड होती है यूजुअली, और प्लांट जो है प्लांट की बॉडी में जो शेप मेंटेन, प्लांट की बॉडी जो शेप इनकी जो बॉडी होती है प्लांट्स की शेप, इनकी शेप मेंटेन करने के लिए सेल वॉल का जो होता है, सेल वॉल का अहम रोल होता है प्लांट बॉडी की शेप को मेंटेन करने के लिए। इसलिए सेल वॉल जो होती है इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड टर्जिडिटी टू द प्लांट सेल इन पर्टिकुलर। ना अगर हम आगे की ओर बढ़ेंगे, ये जो सेल वॉल होता है, हमने देखा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमने देखा था ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन था इट इज सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, यानी कि कुछ सब्सटेंस को ये अलो करता है सेल के अंदर जाने के लिए, सारे सब्सटेंस को ये अलो नहीं करता। लेकिन अगर हम सेल वॉल की बात करेंगे, सेल वॉल इज प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर कोई बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स आएंगे, मैक्रो मॉलिक्यूल्स यानी कि बड़े मॉलिक्यूल्स, अगर बड़े मॉलिक्यूल्स आएंगे वो चाहेंगे कि हम सेल में एंटर हो जाए, और वो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स अगर हार्मफुल होंगे सेल के लिए, अगर वो हार्मफुल होंगे सेल के लिए, then this cell wall जो है it will not permit them to enter within the cell। यानी कि ये प्रिवेंट करता है सेल को फ्रॉम हार्मफुल मैक्रो मॉलिक्यूल्स, यानी कि ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स को जो है एंटर नहीं होने देते
नहीं होने देता सेल के अंदर कौन, सेल वॉल। हाउएवर माइक्रो मॉलिक्यूल जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्रॉस करते हैं सेल वॉल को, लेकिन उनको फिर ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो रोकता है। लेकिन बायो मैक्रो मॉलिक्यूल यानी कि बड़े मॉलिक्यूल्स जो हार्मफुल होते हैं सेल के लिए, उनको सेल वॉल जो है एंटर नहीं होने देता। इसलिए ये प्रिवेंट करता है सेल को फ्रॉम डैमेज और फ्रॉम हार्मफुल सब्सटेंसेस, जिनको ये एंटर नहीं होने देता जो बड़े मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। नाउ हियर आई विल राइट द फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। फर्स्ट वन इज सेल वॉल maintains the shape and size of the plasmolized सेल। प्लाज्मोलाइज्ड सेल की जो शेप और साइज होती है इनको मेंटेन किया जाता है बाय सेल वॉल। सेकंड फंक्शन, in case of hypotonic solution, when the cell absorbs much water, the water molecules exert force या pressure on the wall. However, cell wall exerts equal and opposite pressure to water molecules, therefore prevents cell from bursting। यानी कि जब हम सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, सेल जो है वाटर को एब्जॉर्ब करती है। अगर सेल ने बहुत ज्यादा पानी एब्जॉर्ब किया, ये जो वाटर है ये एक्सर्ट करता है प्रेशर। यानी कि जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है, यानी कि सेल जो है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में एब्जॉर्ब करता है वाटर। जब सेल एब्जॉर्ब करता है बहुत सारा वाटर जब सेल एब्जॉर्ब करता है, दिस वाटर एक्सर्ट्स प्रेशर और फोर्स ऑन द आउटर वॉल ऑफ द सेल। हाउएवर अब जब वाटर एक्सर्ट करता है प्रेशर ऑन द आउटर वॉल, ये सेल बर्स्ट हो सकती है, लेकिन सेल वॉल exerts equal and opposite pressure to the water molecules, therefore it prevents the cell from bursting in under hypotonic solution। Now moving on to third point, ये जो cell wall होता है, it prevents the entry of harmful macromolecules within the cell। Therefore it protects the cell from external environment से जो है ये सेल को बचाती है कौन, सेल वॉल। बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स यानी बड़े मॉलिक्यूल्स को ये एंटर नहीं होने देता है सेल के अंदर। हाँ, छोटे मॉलिक्यूल्स पास होते हैं, लेकिन उनको फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है रोकता है। चौथी चीज, फोर्थ पॉइंट, इट प्रोवाइड्स rigidity and turgidity to the plant cells। प्लांट सेल्स को जो है रिजिडिटी एंड टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है, एंड देयरफॉर इट helps to make the plant body upright।
प्लांट बॉडी को अपराइट रखने के लिए जो है सेल वॉल का अहम रोल होता है। अब और एक पॉइंट जो है हम देखते हैं सेल वॉल में, वो ये है कि फॉर एग्जांपल अगर दो नाइबरिंग सेल्स हैं हमारे पास, दो नाइबरिंग सेल्स में जो है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स करना है, दो नाइबरिंग सेल्स में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स करना है, द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन टू नाइबरिंग सेल्स occurs थ्रू सेल वॉल। ये सेल वॉल के थ्रू जो है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होते हैं दो सेल्स के दरमियान। अब ये दो सेल्स के दरमियान जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होते हैं, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स जो दो सेल के, दो नाइबरिंग सेल्स के दरमियान होता है, इसको हम बोलते हैं द कनेक्शन विच इज प्रोवाइडेड बाय द सेल वॉल बिटवीन दीज टू नाइबरिंग सेल्स, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग यानी कि द प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन थ्रू विच द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स टेक्स प्लेस बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स occurs थ्रू सेल वॉल, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन। यहाँ पर मैं लिखूंगा द सेल वॉल provides plasmodesmatal connection, plasmodesmatal connection between two adjacent cells for the exchange of materials between them. Clear? It was your cell wall. ये था आपका सेल वॉल। अब हमने दो चीज़ों के बारे में जाना। फर्स्ट वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द सेकंड वन इज सेल वॉल। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड वन, दैट इज आवर न्यूक्लियस। अब ये जो न्यूक्लियस जो होता है इसको हम बोलते हैं, इट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सेल। इसको हम बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन होता है, इट कोऑर्डिनेट्स आवर फंक्शन, इट कंट्रोल्स। ये जो हमारा ब्रेन होता है हमारी बॉडी में, ये हमारी बॉडी में जो सारे जो फंक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन। ऐसे ही सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है जो कंट्रोल करता है सेल के अंदर जो भी फंक्शंस होते हैं, जो भी काम होते हैं, उनको कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस। दीज आर कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस। अब अगर हम न्यूक्लियस की बात करेंगे, थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर की ओर बढ़ेंगे, हम स्ट्रक्चर जानेंगे। ये जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में जो है हमारे पास दो मेम्ब्रेन्स होते हैं, यानी कि इट इज ए डबल मेम्ब्रेन बाउंड, it is a double membrane bound structure present at the center usually कहाँ पर होता है? सेंटर में प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर हम प्लांट सेल की बात करेंगे, प्लांट सेल में न्यूक्लियस सेंटर में नहीं होता है, बिकॉज सेंटर में जो है लार्ज सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है प्लांट सेल में, जो 50 to 90% सेल का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। इसलिए न्यूक्लियस जो होता है इट इज प्रेजेंट एट द पेरिफेरी इन केस ऑफ प्लांट सेल। हाउएवर इन केस ऑफ एनिमल सेल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द सेंटर, बिकॉज एनिमल सेल में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल नहीं देखा जाता है, इसलिए न्यूक्लियस जो है इट इज प्रेजेंट एट द सेंटर इन केस ऑफ एनिमल सेल। अब ये जो न्यूक्लियस होता है इससे कितने मेम्ब्रेन्स होते हैं? दो मेम्ब्रेन्स। इन दो मेम्ब्रेन्स को हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलोप, न्यूक्लियर एनवेलोप, न्यूक्लियर एनवेलोप। ठीक। अब ये जो बाहर का मेम्ब्रेन होता है इसको हम बोलते हैं आउटर न्यूक्लियर एनवेलोप, और जो अंदर का मेम्ब्रेन होता है इसको हम बोलते हैं इनर न्यूक्लियर एनवेलोप, इनर न्यूक्लियर एनवेलोप। Here we have these structures। यहाँ पर जो है खाली जगह है, स्ट्रक्चर नहीं है एक्चुअली, खाली जगह जो होती है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर जो है
न्यूक्लियर पोर के थ्रू सब्सटेंस एंटर या एग्जिट करते हैं न्यूक्लियस के अंदर। अब ये जो यहाँ पर खाली जगह है, जैसे सेल में साइटोप्लाज्म होता है, वैसे ही न्यूक्लियस में होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक। न्यूक्लियोप्लाज्म में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस जो है ये क्या काम करता है? ये मदद करता है राइबोसोम्स को बनाने में। राइबोसोम्स को बनाने में न्यूक्लियोलस का रोल होता है, ठीक। अब अगर हम देखेंगे जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल जो है पाया जाता है, यानी कि द जेनेटिक मटेरियल ऑफ आवर बॉडी इज प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे जेनेटिक मटेरियल को, अगर हम डिटेल में देखेंगे, ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है न्यूक्लियस के अंदर, मैं यहाँ पर लिखूंगा न्यूक्लियस कंटेन्स आवर जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लियस के अंदर जो है हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, यानी कि डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अभी जो डीएनए होता है, इट इज एक्चुअली अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, देखिए धागे की जैसे ये होता है ये डीएनए। दिस डीएनए कंटेन्स आवर जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन हमारी बॉडी की, द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज कंटेन्ड बाय डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। DNA is a thread-like structure which contains our genetic information. It is present within the nucleus of a cell. ठीक। अब अगर हम देखेंगे ये जो DNA होता है, अगर ये DNA सेल के अंदर स्कैटर्ड फॉर्म में पाया जाता है, यानी कि बिखरता हुआ DNA अगर सेल में पाया जाता है, if this DNA is present as scattered form in the cell, इसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन यानी कि इट इज अ स्कैटर्ड फॉर्म ऑफ डीएनए प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस। अगर डीएनए स्कैटर्ड फॉर्म में पाया जाता है, इसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन। लेकिन अगर यही डीएनए जो है, अगर ये डीएनए कंडेंस हुआ या कंपैक्ट हुआ, अगर ये डीएनए कंडेंस हुआ या कंपैक्ट हुआ यानी कि पैक हुआ, अब हम इस डीएनए को बोलते हैं क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। ये जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम हमें कब देखने को मिलता है? जब सेल डिवाइड करती है। जब when cell is about to divide, the DNA is highly condensed or compacted or highly coiled इस हाईली कॉइल्ड डीएनए को हम बोलते हैं क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम हमें कब देखने को मिलता है? व्हेन सेल इज अबाउट टू डिवाइड, जब सेल डिवाइड होने की कगार पर होती है, तब हमको देखने को मिलता है सेल के अंदर क्रोमोसोम। क्लियर? अगर मैं, ये आपने लिखा, इसको मैं मिटाता हूं, अगर मैं इसको रब करूं यहाँ पर आपको मैं बताऊं, ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, these chromosomes are 46 in number in normal human cell। हमारे नॉर्मल जो सोमैटिक सेल्स होते हैं, नॉर्मल सेल्स जो होते हैं हमारी बॉडी में नॉर्मल सेल्स में 46 क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। क्रोमोसोम क्योंकि पेयर्स में पाए जाते हैं, तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन अ नॉर्मल सेल और इन अ सोमैटिक सेल।
ठीक। अब अगर हम बात करेंगे ये जो डीएनए होता है विच इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस, ये डीएनए जो है ये डीएनए इज एक्चुअली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हमारी सेल्स में पाया जाता है। नाउ दिस डीएनए कंटेन्स द सेगमेंट्स ऑफ डीएनए, इनको हम बोलते हैं जीन्स, यानी कि डीएनए कंटेन्स जीन्स। अब ये जो जीन्स होते हैं यही जीन्स जो है प्रोटीन्स बनाते हैं, फिर कंट्रोल करते हैं हमारे कैरेक्टर्स, यानी कि हमारे जो भी कैरेक्टर्स होते हैं, these characters are present within our genes, the genes control our characters. For example, अगर मैं बात करूं मेरा जो हेयर कलर है, मेरा हेयर कलर ब्लैक है, क्योंकि मेरा हेयर कलर ब्लैक जो है बिकॉज इन केस ऑफ क्रोमोसोम और डीएनए पर जो जीन होता है, जीन में जो है जीन, इट इज बिकॉज ऑफ जीन माय हेयर कलर इज ब्लैक। या मेरा स्किन कलर वाइट है, इट इज बिकॉज ऑफ जीन माय स्किन कलर इज वाइट। मेरा आई कलर ब्लू है, इट इज बिकॉज ऑफ जीन दैट माय आई कलर इज ब्लू। यानी कि ऑल द कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय जीन्स आर द सेगमेंट्स ऑफ डीएनए जो प्रोटीन्स बनाते हैं, फिर हमारी बॉडी में कंट्रोल करता है कैरेक्टर्स को। यानी कि अब आपको पता चला होगा कि हमारी बॉडी में जीन्स होते हैं, वो जीन्स जो है जीन्स आर एक्चुअली the segments of DNA which make proteins and which control characters, all our characters. अब आपको पता ही है जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ गमीट्स होता है, फ्यूजन ऑफ गमीट्स टेक प्लेस। यानी कि एक होता है मेल गमीट, दूसरा होता है फीमेल गमीट। मेल और फीमेल गमीट फ्यूज होता है सेक्सुअल। अगर मैं ह्यूमंस की बात करूंगा, मेल गमीट फॉर एग्जांपल आई हैव स्पर्म एंड फीमेल गमीट आई हैव एन ओवम। ये जो स्पर्म होता है, स्पर्म ओवम के साथ मिलता है, फिर जाइगोट बनता है। जाइगोट इज यूनिसेलुलर, फिर आगे जाइगोट डिवाइड करता है, एम्ब्रियो वगैरह बनाता है। अब ये जो स्पर्म होता है, स्पर्म में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब आप बोलोगे, आपने अभी बोला कि एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, लेकिन स्पर्म में क्यों 23 क्रोमोसोम्स होते हैं? क्योंकि यहाँ पर मियोटिक डिवीजन होता है, मियोटिक डिवीजन जिसको हम बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर कम होते हैं। मियोसिस में एक सेल 4 सेल्स को जन्म देती है, एक सेल 4 सेल्स को बनाती है, और क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है इन केस ऑफ मियोसिस। स्पर्म में भी 23 क्रोमोसोम होते हैं, ओवम में भी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब नाउ दीज क्रोमोसोम्स और डीएनए कंटेन जीन्स, यानी कि जो जाइगोट होता है, जो नया बेबी बनाता है आगे जाकर, इसमें पेरेंट, दोनों पेरेंट्स के यानी कि मेल के भी जीन्स देखे जाएंगे होंगे और फीमेल के भी जीन्स देखे जाएंगे या होंगे। इसलिए जो बच्चा होता है, बच्चा कभी कभार रिजेंबल ज्यादातर करता है मदर की तरह, कभी कभार फादर की तरह दिखता है। However, some variations are present. ये जो बच्चा है ये पूरा का पूरा जो है अपने पेरेंट्स की तरह नहीं दिखता, क्योंकि वहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। वेरिएशंस क्यों होते हैं? म्यूटेशन होता है, ऐसे ही क्रॉसिंग ओवर होता है। लेकिन आपको पता ही होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा जो हेयर कलर इट इज ब्लैक बिकॉज माय फादर्स हेयर कलर इज ब्लैक, यानी कि वो जो जीन है फादर का वो मुझ में जो है डोमिनेट हुआ है, वो मुझ में एक्सप्रेस हुआ है। ऐसे ही फॉर एग्जांपल अगर मेरी मदर का जो स्किन कलर है दैट इज वाइट, वो जो स्किन कलर है मेरी मदर का, वो जो इसके लिए जो वाइट स्किन कलर के लिए जो जीन है, वो मदर का जो जीन है वो मुझ में एक्सप्रेस हुआ है। इसलिए सम ऑफ द कैरेक्टर्स इन मी आर फ्रॉम पेरेंट्स, यानी कि मुझ में जो कैरेक्टर्स होते हैं
मैं रिजेंबल करता हूँ अपने पेरेंट्स की तरह, लेकिन वेरिएशंस भी है। हाँ, मैं डिफरेंट भी हूँ अपने पेरेंट्स से। हाउएवर मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ माइन रिजेंबल विथ माय पेरेंट्स, बिकॉज जीन्स जो है, जीन्स और द यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी जिसमें ट्रांसमिट होते हैं कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। ठीक, अब ये था जीन। अब आपने जाना क्रोमेटिन, क्रोमोसोम, जीन क्या होता है, डीएनए क्या होता है। अब ये जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है। अगर मैं यूकैरियोट्स की बात करूंगा, यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड। न्यूक्लियस इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड, यानी कि न्यूक्लियस में जो दो मेम्ब्रेन्स पाए जाते हैं यूकैरियोट्स में। लेकिन अगर मैं प्रोकैरियोट्स की बात करूंगा, प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस इज एक्चुअली एब्सेंट। न्यूक्लियस नहीं देखने को मिलता है प्रोकैरियोट्स में, न्यूक्लियस इज एब्सेंट। तो प्रोकैरियोट्स में जो जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए, ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये नेकेड होता है। यानी कि प्रोकैरियोट्स में क्योंकि मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, जेनेटिक मटेरियल जो है नेकेड होता है, खुला होता है। इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। अब इस जेनेटिक मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड, जो नेकेड होता है, जिसके आसपास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं देखने को मिलता है। अब आपने क्या देखा, न्यूक्लियस जो है इट कंटेन्स आवर जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए जो होता है इट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस, जिसके ऊपर क्या होते हैं, जीन, जो हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन या कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। यहां पर मैं लिखूंगा क्रोमैटिन के बारे में, इट इज द स्कैटर्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। Now क्रोमोसोम मैंने अभी आपको बोला, क्रोमोसोम क्या होता है, कंडेंस्ड या कंपैक्टेड फॉर्म या कॉइल्ड फॉर्म आप लिख सकते हो, कॉइल्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। ठीक, कॉइल्ड फॉर्म ऑफ डीएनए जो हमको देखने को मिलता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल जब डिवाइड करती है तब हमको देखने को मिलता है क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम नॉर्मल सेल में, और यानी कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आते हैं। फिर जीन आपने देखा, जीन क्या होता है, ये जो जीन होता है इट इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए। ये डीएनए का पार्ट होता है, सेगमेंट होता है, विच फॉर्म्स प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स को बनाता है, देयरफॉर कंट्रोल्स आवर कैरेक्टर्स। हमारे कैरेक्टर्स को जो है ये जीन्स कंट्रोल करते हैं। अब ऑन द बेस ऑफ न्यूक्लियस के बेस पर हम सेल को डिवाइड करते हैं। हमारे पास दो तरह के सेल्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड द सेकंड वन इज यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, डिफरेंस देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जो है इसका साइज इज स्मॉल, साइज बहुत छोटा होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोट यानी कि प्रिमिटिव सेल, साइज स्मॉल होता है। कितना होता है, तकरीबन 1 to 10 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर कितना होता है, दैट इज 10⁻⁻⁶ मीटर। साइज स्मॉल होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स का।
यूकैरियोटिक सेल की अगर बात करेंगे, साइज इज लार्जर, साइज लार्ज होता है कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल से जो है साइज लार्ज होता है यूकैरियोटिक सेल्स का। कितना होता है? तकरीबन 5 to 100 माइक्रोमीटर, यानी कि 10 टाइम जो होता है यूकैरियोटिक सेल्स का साइज ज्यादा होता है, बड़े होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स प्रोकैरियोटिक सेल्स से। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनमें क्या होता है? न्यूक्लियस इज एब्सेंट, न्यूक्लियस इज एब्सेंट। और जेनेटिक मटेरियल जो होता है, जेनेटिक मटेरियल इज नेकेड, जेनेटिक मटेरियल इज नेकेड, नोन एज न्यूक्लियोइड, यानी कि इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल नेकेड होता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। अगर हम यूकैरियोट्स की बात करेंगे, इनमें डबल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, डबल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस देखने को मिलता है यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक। थर्ड पॉइंट, इनमें जो है सेल ऑर्गेनलीज are absent. Cell organelles are absent. However, ribosomes are present. इनमें सिर्फ क्या देखने को मिलते हैं? राइबोसोम्स इनमें देखने को मिलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। सेल ऑर्गेनल्स, बाकी जो सेल ऑर्गेनल्स है वो एब्सेंट होते हैं। इनमें जो होता है यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनलीज और प्रेजेंट। इनमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनलीज देखने को मिलते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में। फोर्थ पॉइंट, ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, इनमें क्या होता है? पहली बार इनमें सेल वॉल होता है। जैसे हमारे पास प्रोकैरियोट्स में क्या आते हैं? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में क्या देखने को मिलता है? फॉर एग्जाम्पल हियर इफ आई ड्रॉ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में देखने को मिलते हैं फ्लैजेला, यानी कि मूवमेंट के लिए फ्लैजेला देखने को मिलते हैं बैक्टीरिया में, which comes under प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में फ्लैजेला देखने को मिलता है। और प्रोकैरियोट्स जो होते हैं, इनमें सिंगल क्रोमोसोम जो है, सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, सिंगल क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। अब यूकैरियोट्स में क्या है? यूकैरियोट्स में फ्लैजेला नहीं देखने को मिलता है, फ्लैजेला एब्सेंट, और मोर देन वन क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, यानी कि एक से ज्यादा क्रोमोसोम देखने को मिलता है यूकैरियोट्स के अंदर। जैसे ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं, यानी कि 23 पेयर्स। ये था डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में आपने देखा साइज स्मॉल होता है, इनमें साइज लार्जर होता है कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल। यहाँ पर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल नेकेड होता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। यहाँ पर डबल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस देखने को मिलता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलोप, जिन मेम्ब्रेन्स को हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलोप। यहाँ पर सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, सिर्फ राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर सेल वॉल देखने को मिलता है बैक्टीरिया में, जो पेप्टाइडोग्लाइकन का बना हुआ होता है। यहाँ पर मूवमेंट के लिए फ्लैजेला देखने को मिलता है बैक्टीरिया में, और सिंगल क्रोमोसोम देखने को मिलता है। ठीक। और यूकैरियोटिक सेल में जो है फ्लैजेला नहीं देखने को मिलता है यूजुअली, और एक से ज्यादा क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। ठीक। तो यहाँ पर जो होते हैं यूकैरियोट्स में एक से ज्यादा क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं, यहाँ पर एक ही क्रोमोसोम देखने को मिलता है। तो फ्लैजेला यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है, यहाँ पर फ्लैजेला देखने को मिलता है, यहाँ पर फ्लैजेला एब्सेंट होता है मूवमेंट के लिए।
अब यहाँ पर जो है हमारा न्यूक्लियस कंप्लीट होता है। अब हमने क्या देखा, एक सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और न्यूक्लियस के बारे में हमने जाना। अब इसमें जो है हमें पढ़ना है अब साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में पाई जाने वाली सेल ऑर्गेनेल्स, जो सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म में, जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।